हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख। तो टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख तक की बात हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है इससे आगे का। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे आबू अभिलेख और उसकी स्थापना पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो उसकी मुख्य मुख्य विशेषता है उनकी बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, पार्ट 2 है ये। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख, सबसे पहले आप लिख लीजिए आबू अभिलेख। कौन सा लिखेंगे? 11 पढ़ लिए थे हमने, नंबर 12 लगा लीजिए, लिखें आबू अभिलेख। बात करते हैं आबू अभिलेख की, लिखें आबू अभिलेख। तो आबू अभिलेख स्थापना वर्ष लिख लीजिए, कब है? 1230 ईस्वी। तो लिख लीजिए 1230 ईस्वी। अभिलेख कौन सा है? आबू अभिलेख है, सन है 1230 ईस्वी। तो आबू का जो नेमिनाथ मंदिर में जो है उसमें स्थित ये प्रशस्ति शुभचंद्र यानी सोमेश्वर देव ने की थी। और इसमें परमार है, वास्तुपाल, तेजपाल, इन वंशों का क्या है? वर्णन मिलता है। तो ये बात लिखते हैं, लिखे आबू के नेमिनाथ मंदिर में स्थित, इसकी विशेषता है ये। तो लिख लीजिए आबू के नेमिनाथ, आबू के नेमिनाथ मंदिर में स्थित, मंदिर में स्थित इस प्रशस्ति की रचना, इस प्रशस्ति की रचना शुभचंद्र, शुभचंद्र सोमेश्वर देव भी लिख सकते हैं इसे, सोमेश्वर देव या शुभचंद्र ने की थी, तो इसमें परमाणु और वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों के वर्णन है। ये बात नोट कर लीजिए। आबू अभिलेख हमारा कंप्लीट। तो लिख लीजिए इसमें परमाणु तथा, लिखें इसमें परमाणु तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन है। आबू के नेमिनाथ मंदिर में स्थित इस प्रशस्ति की रचना शुभचंद्र सोमेश्वर देव ने की। इसमें परमाणु तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का क्या है? वर्णन है। तो ये हमारा आबू अभिलेख कंप्लीट। ईस्वी है 1230 ईस्वी, ईस्वी है 1230। रिवाइज कीजिए, आबू के नेमिनाथ मंदिर में स्थित इस मंदिर इस प्रशस्ति की रचना शुभचंद्र यानी सोमेश्वर देव ने की थी। इसमें परमाणु तथा वस्तुपाल और तेजपाल के जो वंश थे उनका वर्णन है। तो ये हमारा आबू अभिलेख। से आगे लिखें चीरवा का शिलालेख। 20-21 पढ़ लेते हैं, ये बहुत है। कितने नंबर था वो? 12 नंबर। तो अब 13 नंबर लिख लीजिए, चीरवा का शिलालेख। बात करते हैं चीरवा के शिलालेख की, लिखें चीरवा का शिलालेख। सन क्या है? स्थापना वर्ष 1273 ईस्वी, 1273 ईस्वी। तो चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त है और इसमें संस्कृत भाषा के 51 श्लोकों में गुहिल वंश बप्पा रावल से लेकर कहां तक का? समर सिंह
तो समर सिंह तक की उपलब्धियों की, उनकी गोचर भूमि, भूमि अनुदान, पशुपात, धर्म, सती सती प्रथा, इन सभी का उल्लेख है, इनकी जानकारी मिलती है। प्रशस्तिकार है इसके रतन प्रभु सूरी और लेखक है पार्श्व चंद्र, शिल्पी है देलहन। तो ये सारी बातें बात करते हैं चीरवा का शिलालेख। आप हेडिंग लगा लीजिए, चीरवा का शिलालेख संलिखनी है 1273 ईस्वी। ईस्वी कब है? 1273 ईस्वी। तो लगा लीजिए, लिखिए चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त, लिखिए चीरवा गांव, चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त। किससे प्राप्त? चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त। तो इस लेख में संस्कृत भाषा में, भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत है। तो ये बात आगे लिखते हैं, लिखिए इस लेख में चीरवा के लेख की बात हो रही है। लिखें इस लेख में, इस लेख में संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के 51 श्लोकों में, लिख लीजिए कितने श्लोकों में? 51 श्लोकों में, 51 श्लोकों में गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर, गुहिल वंश के बप्पा रावल का एक और नाम भी है कालभोज। तो बप्पा रावल से लेकर कौन सा शासक? समर सिंह तक। तो लिख लीजिए समर सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है। जैन धर्म के बारे में जानकारी, सती प्रथा की जानकारी, ये सारी जानकारी है। आगे लिखेंगे एक बात और, इसमें पहले ये नोट लिखें, नोट लगा कर लिख लीजिए। चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त। कहाँ से प्राप्त है? चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त। तो इस लेख में संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के श्लोक है 51 श्लोक है। ये 200 512 मत मान लेना, इसे श्लोक है ये। तो श्लोकों में गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन है। तो आगे लिखते हैं, इसमें प्रशस्तिकार के बारे में और बात कर लेते हैं। आप इतना लिखें, इसके बाद इसी में आगे लिखना है, लिखें इसके बाद आगे लिखें इस शिलालेख से प्रशस्तिकार, इस शिलालेख से, एक ही लाइन में लिखेंगे सारी बात। इस शिलालेख से प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार रतन प्रभसूरी, रतन प्रभसूरी, लेखक पार्श्वचंद्र, लेखक पार्श्वचंद्र तथा शिल्पी देलहन का भी बोध होता है। तो ये बात है चीरवा के शिलालेख के बारे में। तो चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी, और इस शिलालेख से प्रशस्तिकार रतन प्रभा सूरी और लेखक पार्श्वचंद्र तथा शिल्पी देलहन का भी बोध होता है। आगे लिख लीजिए रसिया की छतरी शिलालेख। तो बात करते हैं, 14 नंबर लगा लीजिए। लिखिए रसिया की छतरी,
शिलालेख। ईस्वी है 1274 ईस्वी। ईस्वी है 1274 ईस्वी। तो चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख में क्या है, मेघ वंशीय शासक बप्पा से लेकर जो नरवर्मा था वहां तक की जानकारी मिलती है। और इसकी रचना जो है वेद शर्मा ने की थी। तो आप लगा लीजिए पहले रसिया की छत्री शिलालेख 1274 ईस्वी स्थापना वर्ष है ये। तो रसिया की छत्री शिलालेख 1274 ईस्वी। ईस्वी है 1274। तो लगाइए इसमें क्या लिखेंगे, लिखे चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण है एक लेख जिसका नाम है रसिया की छत्री शिलालेख। तो लिख लीजिए चित्तौड़गढ़ के लिखें चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे, राजमहल के पीछे, चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के, इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों कौन से, बप्पा से नरवर्मा तक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बप्पा से नरवर्मा तक, बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। लिखे की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। और इस शिलालेख की रचना जो वेद शर्मा ने की थी। लिख लीजिए रचना वेद शर्मा। शिलालेख की रचना जो वो वेद शर्मा ने की। नोट कीजिए बात। तो रसिया की छत्री शिलालेख ईस्वी है 1274 ईस्वी। स्थापना वर्ष है 1274। तो चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी जो रचना है वो की थी वेद शर्मा ने। बप्पा से जो नरवर्मा थे शासक थे उनके तक के इतिहास की जानकारी यही प्राप्त होती है। किस शिलालेख से प्राप्त होती है, रसिया की छत्री शिलालेख से। स्थापना वर्ष 1274। आगे लिखे श्रृंगी ऋषि शिलालेख। नंबर वाइज लिखते रहिए आप। लिखें श्रृंगी ऋषि शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। श्रृंगी ऋषि शिलालेख। स्थापना वर्ष लिख लीजिए 1428 ईस्वी। 1428 ईस्वी। तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख वर्ष याद हो गई 1428 ईस्वी। तो एकलिंग जी उदयपुर के पास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस लेख में मेवाड़ के शासक जैसे अमीर हैं, चित्र सिंह है, लक्ष्य सिंह है, मोकल है, इनके समय का इसमें वर्णन है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। स्थापना वर्ष 1428 ईस्वी। कब है, 1428 ईस्वी है। तो लिखिए एकलिंग जी स्थान का, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो लिख लीजिए एकलिंग जी, कहाँ एकलिंग जी, उदयपुर लिख लीजिए। जिनको नहीं पता उनको आवश्यकता नहीं है के पास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण
संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। इस लेख में मेवाड़ के शासकों पूरी लाइन नोट करें। मेवाड़ के शासकों जैसे हमीर है, छत्र सिंह है, लक्ष्य सिंह है, मोकल है, इनके समय का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। एक तो कौन है? हमीर हो गई। नंबर 2 लिखिए छत्र सिंह या छत्र सिंह, छत्र सिंह भी हो गए। लक्ष्य सिंह, मोकल, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मोकल आदि के समय का वर्णन है। लिखें आदि के समय का वर्णन है। तो ये बात हो गई श्रृंगी ऋषि शिलालेख के बारे में। एकलिंग जी उदयपुर के पास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ये लेख। और मेवाड़ के शासकों जैसे अमीर है, छत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, इनके इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। आगे आप लिख लीजिए। बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति की, तो आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले रणकपुर प्रशस्ति। ये बात होगी नोट। एकलिंग जी उदयपुर के पास संस्कृत भाषा में तो उत्कीर्ण है। और मेवाड़ के शासक जैसे अमीर, छत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, इनके समय का वर्णन मिलता है। सन है 1428। तो लिख लीजिए रणकपुर प्रशस्ति। लिखें रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी लगा लीजिए। ईस्वी 1439 ईस्वी। तो रणकपुर पाली के चौमुखा जैन मंदिर में स्थित है प्रशस्ति। और मेवाड़ के बप्पा रावल से कुंभा तक की जो वंशावली है वो इसमें मिलती है। भाषा संस्कृत नागरी लिपि में है। और इसके सूत्रधार जो है वो दीपा या दीपाक बोल सकते हैं। और रणकपुर लेख में नानक, किसका? नानक शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है वो बात करेंगे। मुद्रा के लिए हुआ है, ये बात नोट करेंगे आप। हेडिंग लगाई सबसे पहले रणकपुर प्रशस्ति। और रणकपुर में आगे लिखना स्टार्ट करें 1439 ईस्वी। ईस्वी है 1439 ईस्वी। कब है ईस्वी? 1439 ईस्वी। लिखे रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में स्थित। लिखें रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में। रणकपुर पाली है ये। चौमुखा जैन मंदिर में, चौमुखा जैन मंदिर में स्थित इस प्रशस्ति में, स्थित इस प्रशस्ति में इस प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल से। लिखें मेवाड़ के बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली मिलती है। लिखे कुंभा तक की वंशावली मिलती है। और संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखित है ये प्रशस्ति। तो लिख लीजिए भाषा है संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और लिपि है नागरी। लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। तो देखिए रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में स्थित इस प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली मिलती है। भाषा है संस्कृत और लिपि है
नागरी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 1439 ईस्वी रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में स्थित इस प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली मिलती है। भाषा है संस्कृत, लिपि है कौन सी? नागरी। तो आगे बात करते हैं, लिखें। एक बात और नोट कर लीजिए, इसमें रणकपुर प्रशस्ति में क्या नोट करेंगे, लिख लीजिए। रणकपुर लेख में नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मुद्रा के लिए हुआ है, ये बात लिख लीजिए। रणकपुर लेख में, रणकपुर लेख में नाणक शब्द का प्रयोग, किसका? नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मुद्रा के लिए हुआ है, मुद्रा के लिए हुआ है। तो 1439 ईस्वी रणकपुर लेख में नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मुद्रा के लिए हुआ है। तो ये हो गई हमारी रणकपुर प्रशस्ति। आगे क्या नोट करेंगे, लिखे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, लगा लीजिए फटाफट हेडिंग। लिखें, क्या लिखेंगे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, स्थापना वर्ष है 1460 ईस्वी। लिखे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में 1460 ईस्वी लिख लीजिए, स्थापना वर्ष है 1460 ईस्वी। तो इसमें महाराणा कुंभा के लेखन कार्य हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, अभिरुचि है इनकी, इन पर विशेष प्रकाश इसमें डाला गया है। और इसके रचयिता अत्रि व महेश थे, शिल्पकार जेता पोमा नापा पूंजा थे। तो यह बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, पहले लगा लीजिए 1460 ईस्वी, स्थापना वर्ष है 1460 ईस्वी। तो लिखे इसमें महाराणा कुंभा के लेखन कार्य, लिखें इसमें महाराणा कुंभा के, इसमें महाराणा कुंभा के लेखन कार्य, महाराणा कुंभा के लेखन कार्य और उपाधियां लिख लीजिए, उपाधियों एवं उपलब्धियों, उपाधियों एवं उपलब्धियों एवं अभिरुचियों पर, एवं अभिरुचियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है, विशेष प्रकाश डाला गया है, डाला गया है। तो इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश थे। लिख लीजिए, रचयिता लगाकर लिखें, रचयिता अत्रि एवं महेश, अत्रि एवं महेश थे। शिल्पकार थे जेता पोमा नापा पूंजा। शिल्पकार लिखें, शिल्पकार जेता पोमा नापा और पूंजा, ये थे शिल्पकार। तो इसमें महाराणा कुंभा के लेखन कार्य, उपाधियां, उपलब्धियों एवं अभिरुचियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। रचयिता अत्रि और महेश, शिल्पकार जेता पोमा नापा पूंजा थे। आगे बात करेंगे राय सिंह प्रशस्ति के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए बिल्कुल आराम से, राय सिंह प्रशस्ति ये नोट हो गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, स्थापना वर्ष है 1460 ईस्वी। लिखे आगे, राय सिंह प्रशस्ति, प्रशस्ति कौन सी है? राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति में लिखे 1594 ईस्वी, स्थापना वर्ष है 1594 ईस्वी। तो ये है स्थापना वर्ष। तो
बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये प्रशस्ति राव बीका से रायसिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है और रचयिता है जेता नामक जैन मुनि थे। तो लिख लीजिए रायसिंह प्रशस्ति। आगे स्थापना वर्ष में क्या लिखेंगे? 1594 ईस्वी। क्या लिखेंगे? 1594 लिखते हैं रायसिंह। तो इस प्रशस्ति में लिखे बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। उत्कीर्ण कहाँ है वो लिखते हैं पहले। उत्कीर्ण लिखे बीकानेर दुर्ग में। लिखे बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में। बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में। तो इस प्रशस्ति में क्या है वो बात नोट करते हैं। तो उत्कीर्ण कहाँ? बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में है। तो लिखिए इस प्रशस्ति में। लिखें इस प्रशस्ति में। इस प्रशस्ति में राव बीका से रायसिंह तक। लिखें राव बीका से रायसिंह तक। राव बीका से रायसिंह तक बीकानेर के। लिखें बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। उपलब्धियों का वर्णन है और इसका रचयिता जेता नामक जैन मुनि था। रचयिता बात करते हैं, लिख लीजिए आप रचयिता। जेता नामक क्या था? जैन मुनि। तो लिख लीजिए जेता नामक जैन मुनि। तो देखिए रायसिंह प्रशस्ति पढ़ रहे हैं 1594 ईस्वी। स्थापना वर्ष कब है? 1594 ईस्वी। तो उत्कीर्ण है बीकानेर दुर्ग में संस्कृत भाषा में। ये कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में है संस्कृत भाषा में। शिलालेख का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है? पत्थर पर लिखा हुआ, पत्थर पर खुदा हुआ। तो इस प्रशस्ति में राव बीका से रायसिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है और रचयिता है जेता नामक जैन मुनि। तो आगे लिखें आमेर का शिलालेख। बात करते हैं आमेर के शिलालेख के बारे में। लगा लीजिए आप हेडिंग आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख। तो आमेर का शिलालेख में ईस्वी लिखे 1612 ईस्वी। ईस्वी है 1612। तो संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखे इस लेख में कछावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। तो लिखिए संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में। संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में। नागरी लिपि में लिखे गए इस लेख में। लिखे गए इस लेख में कछावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। लिखे रघुवंश तिलक। रघुवंश तिलक कहा गया है। तो एक आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी। तो संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखे गए इस लेख में कछावा शासकों को क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। तो ये हो गया आमेर का शिलालेख। ईस्वी है 1612 ईस्वी। कब है? 1612
12 तो संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखी इस लेख में कछावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। आगे लिखे जगन्नाथ राय का शिलालेख। तो बात करते हैं जगन्नाथ राय के शिलालेख के बारे में। लिखे जगन्नाथ राय का शिलालेख। लिखें जगन्नाथ राय का शिलालेख। ईस्वी लिख लीजिए 1652 ईस्वी है 1652। तो उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में शिलालेख में बप्पा रावल से जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियां हैं। रचयिता है तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। सूत्रधार है भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। तो बात करते हैं लिखिए जगन्नाथ राय का शिलालेख। लगा लीजिए जगन्नाथ राय का शिलालेख ईस्वी 1652 ईस्वी 1652 ईस्वी है 1652। तो लिखे उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के इस शिलालेख में। लिखे उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के जगन्नाथ राय मंदिर के इस शिलालेख में बप्पा से महाराणा जगत सिंह तक बप्पा से महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। और इसके रचयिता है तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। रचयिता लिख लीजिए। रचयिता में लिखे तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट और सूत्रधार है भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। सूत्रधार लिखे भाणा पुत्र मुकुंद, उसका पुत्र था मुकुंद। नोट कीजिए जगन्नाथ राय का शिलालेख 1652 ईस्वी 1652 ईस्वी। तो 1652 ईस्वी है। तो देखिए उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में कहाँ है उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में। तो इस शिलालेख में बप्पा से महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का क्या है वर्णन है। रचयिता है तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। कौन है रचयिता? तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। सूत्रधार है भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। कौन है? भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। आगे देखिए राज प्रशस्ति की बात करते हैं। राज प्रशस्ति लिखे राजसमंद। राज प्रशस्ति स्थान लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए राजसमंद। राजसमंद स्थापना वर्ष लिखिए 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी। तो राज समुद्र झील के 9 चौकी पार पर संगमरमर की 25 शिलाओं में संस्कृत भाषा में देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो हम आपको बता दूं वो हिंदी में भी मिली हैं। तो बात करते हैं लिखे राजसमंद झील की 9 चौकी पार पर। लिखें राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 9 चौकी पाल पर स्थित 9 चौकी पाल पर स्थित है संगमरमर की 25 शिलाओं पर
संगमरमर की 25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट इसके रचयिता थे और बप्पा रावल से राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों की वंशावली उपलब्धियों का ब्यौरा जो है वो इसमें है। तो बात नोट करते लिखे। राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट इसके रचयिता थे, ये बात लिख लीजिए। राज सिंह के समय था राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट रचयिता थे। तो राजसमंद झील पर 9 चौकी पार पर स्थित संगमरमर की 25 शिलाओं पर कितने पत्थर? 25। तो संगमरमर की 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है और राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट इसके रचयिता थे। तो इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। बप्पा से राज सिंह तक लिख लीजिए। बप्पा से राज सिंह तक का इतिहास। तो ये हो गए मैंने अपने शिलालेख कंप्लीट। तो शिलालेख के बारे में इतने पढ़ेंगे, लेकिन बात करेंगे हम आगे राजस्थान के कुछ ताम्र पत्र भी हैं उनके बारे में। तो बात चल रही थी हमारी राजस्थान के महत्वपूर्ण स्रोत में शिलालेख पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिए शिलालेख आज हो गए हमारे कंप्लीट। थैंक यू सो मच।